कम से कम अपनी सुरक्षा लोग वहां पर कर सकें? देखिए अबुल, इस चीज को समझना होगा। दरअसल जो गांव रक्षा दल, जिसको पहले इसे विलेज डिफेंस कमेटी था, अब इसे विलेज डिफेंस गार्ड जो है इसको बनाया गया है। इसके बनाने का मकसद क्या था? दरअसल जम्मू कश्मीर की अगर बात करें तो इसकी टोपोग्राफी जो है बड़ी डिफरेंट है। यहाँ पर दूर दराज के इलाकों में लोग रहते हैं, और ऐसे ऐसे इलाके जहाँ कई किलोमीटर तक सुरक्षा बलों की तैनाती नहीं है। ऐसे गांव हैं जहां पर अगर कहीं टेरर रिलेटेड एक्टिविटी हो जाती थी तो वहां पर जब तक पुलिस या सेना पहुंचती तब तक वहां काफी नुकसान हो जाया करता था। आपको याद होगा अबुल, अभी काफी समय से जम्मू कश्मीर को कवर भी करते रहे हैं कि जब कभी मैसेकर हुए हैं, चाहे वो चित सिंहपुरा का हो, डोडा में हुआ, इस तरह की कई ऐसे बड़े जो है टेरर अटैक्स हुए थे जब सिविलियंस को टारगेट किया गया। जी। उस वक्त ये चीजें जो है वो इस्तेमाल में क्या लाई गई कि क्यों ना गांव के लोगों को सशक्त किया जाए, ताकि अब अगर कहीं गांव पर कहीं आतंकी हमला होता है तो गांव के भीतर अगर कोई वेपन होगा, क्योंकि जब ये शुरुआत हुई थी तब 303 जो है बड़ा एक पॉपुलर वेपन होता था, जी। बड़ा डेडली वेपन हुआ करता था, तो उस वक्त ये दिए गए थे। तो अब उनको AK-40 AK SLR वेपन देने का जो प्लान सरकार ने किया है, ऑटोमेटिक वेपन जो सेमी ऑटोमेटिक वेपन है, उसके पीछे का मकसद ये नहीं है कि वो आतंकियों से डायरेक्ट मुकाबला करेंगे। हालांकि कई बार अभी जब शौर्य चक्र जो है पुरुषोत्तम कुमार को दिया गया था, जिसको थोड़े दिन पहले आतंकियों ने जिसके घर पर हमला किया था, तो उसने एक आतंकी को मारा भी था, अकेले अपने साथियों के साथ मिलकर एक आतंकी को घेर कर मारा था। दरअसल होता यह है कि अगर कभी गांव में आतंकी दिखे या आतंकी कभी हमला कर दे, जैसा ढांगरी में हुआ, 7 लोगों की हत्या कर दी, तो विलेज डिफेंस गार्ड ने फायरिंग की, जिसके बाद वहां से आतंकी भाग गए। ऐसी कोई सिचुएशन हो जाए तो ये कम से कम जब तक वहां पुलिस नहीं पहुंचती, सेना नहीं पहुंचती, तो कम से कम आतंकियों को कुछ एक जो टक्कर देने के लिए जो है वो थोड़ा सा इनको तैयार किया जा रहा है। और आपको बताऊं कि ऑटोमेटिक वेपन्स की ट्रेनिंग जो है इन विलेज डिफेंस गार्ड्स को देना शुरू कर दी गई है। इससे पहले वो 303 वेपन जो है इनको इस्तेमाल में लाया करते थे, उससे भी कई आतंकी मारे हैं। तो ज्यादा इफेक्टिव मुझे लगता है ये होगा। मगर यकीनन जिस तरह से आपने एक कंसर्न उठाया कि जब वो SSG कमांडो हैं या वो हैं जिनको SSG कमांडो की ट्रेनिंग के तर्ज पर तैयार किया गया है, उनके साथ इनका अगर मुकाबला होता है, खतरनाक उनको ट्रेनिंग दी गई है। मगर जब तक सुरक्षा बल वहां पहुंचते हैं दूर दराज के इलाकों में जहां पर जी। उनकी डिप्लॉयमेंट नहीं है, तब तक कम से कम ये लोग जो है कुछ एक हद तक उन आतंकियों को जवाब देने के लिए या थोड़ी कार्रवाई। आपकी आवाज़ हम तक नहीं पहुंच पा रही है। अजय, आपके पास आएंगे, आप बने रहिए हमारे साथ। अहमद अयाज साहब, ये जो सिचुएशन है, जो आतंकवाद की घटनाएं लगातार बढ़ रही हैं, जम्मू कश्मीर में जो आवाम है वो इस वक्त क्या कह रहा है? क्योंकि देखिए, सबसे ज़्यादा अगर किसी ने सफ़र किया है तो वो जम्मू कश्मीर के लोग हैं, आम लोग हैं, अपनी जानें उन्होंने दी हैं। यहाँ पर आतंकवाद की भेंट वो हज़ारों लोग चढ़ गए हैं। इस वक्त जो सिचुएशन है, जो क्योंकि एक समय था 90s का, उस वक्त पीक पर था आतंकवाद, आज कैसा महसूस करते हैं, क्या कहते हैं? और पाकिस्तान से जो ये घुसपैठ हो रही है, और ख़ास तौर से जो LOC है, यहाँ से जो घुसपैठ होती है, इस पर कितना विजिलेंस आम लोगों का रहता है? एक इसको ये देखना पड़ेगा कि वो लोग जो इक़्तिदार में है और जो जिनके जिम्मा है ये संभालना और इसको हुकूमत को चलाना या इन सिचुएशंस को कंट्रोल करना, कम बैक करना, देखना पहले ये है कि हाउ सीरियसली है वो इस मामले को लेकर कितने संजीदा है। जी। ये पहली बार नहीं है, इससे पहले भी ऐसे सिचुएशंस आई और वो हमारे लिए मशाली रहा है। मशाली रहा मतलब कि हमको उससे भी प्रेरणा लेने की जरूरत है, सीखने की जरूरत है कि जब 1947 में जब पार्टीशन के बाद पाकिस्तानी कबाइल कश्मीर पर हमला किए, तो उस वक्त कश्मीरी लोगों के पास इस वक्त तो चलो फोर्स है, आर्मी है, एवरी फोर्स,
कश्मीरी है। जी, कुछ नेटवर्क इशू है गूगल कर अहमद साहब, आपकी हाँ, आवाज़ गूगल थोड़ी क्रैक हो रही है। मुझे मुझे बात करने दीजिए थोड़ा। जी जी। तो उस वक्त लोग ये एम आई ऑडिबल। जी जी, बताइए। तो उस वक्त के लोग जो थे, कश्मीर के लोग, वो भी खड़े हो गए कि भाई हमलावर खबरदार, हम कश्मीरी हैं। के पास अहमद साहब, कोई मैं आऊँगा आपके पास, हथियार आपकी आवाज़ नहीं। मुझे क्लियर नहीं आ पा रही है। मैं थोड़ा नेटवर्क जो इशू है वो ज़रा सही करा दूँ, उसके बाद फिर मैं ये, आप अपनी पूरी बात रखिएगा। जी, आपकी आवाज़ नहीं आ पा रही है मेरे पास। डी के पांडे जी, अभी आपने वहाँ पर एक मुद्दा उठाया था कि वहाँ पर जो आम लोगों को गाइड बनाते हैं ये आतंकी, जो ख़ासतौर से इनमें देखा गया, जिसमें से 2 लोगों को शायद पकड़ा भी गया है, जो गाइड थे और वो दिखाते थे, रास्ता दिखाते थे कि कहाँ पर क्या है। मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि यहाँ पर कितना विजिलेंस आम लोगों का होना ज़रूरी है, ख़ास तौर से जो बॉर्डर एरियाज़ हैं। बेशक सेना अपना काम करती है, और ये भी सच्चाई है, इसको भी एक्सेप्ट करना चाहिए कि पूरी एलओसी पर फिलहाल इतनी ज़्यादा विजिल सेना की तरफ से हो पाना लगभग नामुमकिन है। देखिए, कहते हैं कि जहाँ इंसान नहीं जा सकता वहाँ पर विज्ञान चला जाए। तो लगभग उसी फ़ॉर्मूले का जो है वो पालन किया जा रहा है। एकॉस्टिक सेंसर्स लगाए गए हैं उन जगहों पर जहाँ पर कि अधिकतर जो है टेररिस्ट आते हैं। और उनके जो माइंडसेट की देखिए बहुत एडवांस हो गई हैं चीज़ें अब जो है वक़्त के साथ। थोड़ा-सा हमको अभी और बढ़ना होगा इस दिशा में आगे कि हम किस प्रकार से इस चीज़ों को इनकैश कर सकें। ये सब चीज़ें मार्केट में अवेलेबल है, लेकिन उसको हमको अडॉप्ट करना होगा और इंक्लूड करना होगा। तो ये सेंसर्स लगे हैं, इनको उन जगह लगाया जाता है कि जो एक आम इंसान अगर आता है उस तरफ से तो कौन सा रास्ता अडॉप्ट करेगा। क्योंकि हम जब चलते हैं तब देखते हैं कि गड्ढे कम हो और रास्ते हमारे ठीक हो, और अगर हम छुप के जाएं क्योंकि हम जा रहे हैं, हम तो हमें कोई जनता देखे नहीं, इतने घने जंगल है कि पकड़ना तो बहुत मुश्किल, क्योंकि आम आदमी वहां नहीं जाना चाहेगा। तो ये सब इलेक्ट्रॉनिक मीन्स के थ्रू आप उनको देख सकते हैं। और जहां तक बात है कि ड्रोन ऑपरेशंस की, उसकी भी चर्चा की जा रही है। ड्रोन से आप 2 तरह के ड्रोन्स हैं, एक तो अबव द ट्री लाइन में देखते हैं, लेकिन अबव ट्री लाइन में नीचे अगर आदमी होगा नहीं दिखेगा। अब जो छोटे मिनी ड्रोन्स का जो है उपयोग किया जा रहा है, जिसके की द्वारा नीचे देखा जाएगा। अगर जो पिछले हमने काउंटर ऑपरेशंस किए थे उसमें इनका उपयोग किया गया था, और जरा सा मूवमेंट होता था तो ये ड्रोन उनको पकड़ लेते थे। तो मैं उदाहरण दे रहा हूँ इस बात का कि साइंस और टेक्नोलॉजी बहुत एडवांस हो गई है। कहा जाता है कि जब 2 मुल्कों में, जो 2 ग्रुप में जो डिफरेंसेस होते हैं और लड़ाई बढ़ती है, तो विज्ञान तय करता है कि कौन विजयी होगा। तो हमें टेक्नोलॉजिकली एडवांस अपने आप को करना होगा। प्राइवेट सेक्टर में अभी काफी जो है वो ऐसे एलिमेंट्स आ गए हैं जो कि करना होगा। मैं 3 बातें जो महत्वपूर्ण है जो कि इस दिशा में हमें की जानी चाहिए आतंकवाद को रोकने के लिए। कि एक तो पहले तो वहाँ के जो लोग हैं उन पर एक विश्वास पैदा करना होगा कि हम आपके साथ हैं। कुछ लोग वहाँ पर भ्रांति फैलाने की कोशिश करते हैं, सबवर्ट करने की कोशिश करते हैं, उन पर कड़ी नजर रखनी होगी, और ऐसे लोगों को वीड आउट करना होगा। नंबर 2, जो भी इम्पोर्टेंट इलेक्ट्रॉनिक मीन्स हमें उस दिशा में चाहिए, पहले वो आप उनको मुहैया कराइए। और तीसरा, जो हमने रीऑर्गेनाइज किया है फोर्सेस का डिफरेंट प्लेसेस में, सोच के कि अब यहाँ घटनाएं कम होंगी तो इस क्षेत्र में निकाल दो और दूसरी को ज्यादा भरी कर दो, निश्चित रूप से किया जाता है। लेकिन एडिशनल फोर्स को जो डिप्लॉयमेंट का रिक्वायरमेंट है उसको भी ध्यान देना होगा। अगर हम 3 बातों में देखें तो मैं ये नहीं कह रहा हूँ आतंकवाद समाप्त हो जाएगा, तो आतंकवाद समाप्त करने के लिए दूसरे तरीके अडॉप्ट करने पड़ेंगे आपको। ये सब वो है कि जो डैमेज हो रहा है, जो हमें घाव पहुंच रहा है, जो हम ब्लीड कर रहे हैं आतंकवाद से, उस पर एक हद तक हम कंट्रोल कर पाएंगे। मुख्य जो हमारा पास जो उपाय है, जैसे मैं पहले कहा था कि आप लॉन्च पैड तो डिस्ट्रॉय कर देंगे, दूसरे लोग आ जाएंगे वहां थोड़े दिन में, वो लॉन्च पैड का उनका लोकेशन चेंज हो जाएगा। जैसे कि आपने देखा हो जैश ए मोहम्मद को आप कुछ खत्म करते हैं तो दूसरा ग्रुप किसी और नाम से आता है, आदमी होते हैं, शक्ल उनकी बदल जाती है। तो ये सब प्रॉब्लम्स आएंगी, इनको हमको एड्रेस करना होगा, डेडिकेटली करना पड़ेगा। इस पर कैजुअल अप्रोच जो है, जिसकी वजह से घटनाएं हुई, उस पर जो है वो कोताही बरतेंगे तो निश्चित रूप से खामियाजा आपको भुगतना ही पड़ेगा। जी, अहमद अयाज साहब, मेरी आवाज मिल रही है? अब आप अपनी बात पूरी कर लीजिए। अहमद अयाज शायद अभी भी प्रॉब्लम है। जी, बताइए। हेलो,
तो वो सिचुएशन क्यों पैदा नहीं हो सकती है कि क्या कहीं लोगों को एंगेज करने की बात तो नहीं है, लोगों को साथ लेने की बात तो नहीं है। जहाँ तक हम डिफेंस गार्ड की बात कर रहे हैं, अभी हमने देखा है, अभी आप भी कह रहे थे कि मॉडर्न वेपन्स एंड ऑटोमेटिक वेपन्स उन लोगों के पास, और हम भी देखते हैं कि वो मिलिट्री पर वहाँ टारगेट्स करते हैं, जैसे पिछली बार अनंतनाग में हो गया, वहाँ एक मेजर का उसमें आ गया, इंसिडेंट में एक डेज भी आ गया, और अब जम्मू में चल रहा है। तो इसका मतलब है कि एक डिफेंस गार्ड के हाथ में इतना नहीं है कि वो इस चीज को कम बैक करे। इससे हो सकता है और सिचुएशन खराब हो सकते हैं उन लोगों के लिए जो एक 303 उठा के कम बैक करने की कोशिश करेगा, वापस करने की कोशिश करेगा। और दूसरा, जब हम ये कहते हैं कि भाई टेरीन इतना है कि हम टेरीन को ये मॉनिटर नहीं प्रॉपरली कर सकते, मान लिया, लेकिन ये देखने की बात है ये जो टारगेट्स होते हैं या जो इनकाउंटर्स होते हैं वहाँ वो कहाँ पर होते हैं? वो वहां पर होते हैं कि जहां सिक्योरिटी फोर्सेस होते हैं। इसका मतलब है वो लोग वहां तक पहुंच सकते हैं जहां सिक्योरिटी फोर्सेस हो। तो वो जो टेरीन है वो क्रॉस करके आते हैं, तो फिर वो उस जगह पर कैसे पहुंचते हैं जहां सिक्योरिटी फोर्सेस हो या वो जहां टारगेट कर सकते हैं? उस बात को एक तरफ छोड़ के ये सवाल बड़ा पैदा हो गया कि जम्मू में कैसे पहुंच गए, जम्मू में कौन सा टेरीन आ गया? वो तो देखिए, अगर हम मान लेंगे कश्मीर का टेरीन मान लेंगे, लेकिन जम्मू में अभी जो कठुआ में हो रहा है वो कहाँ से आ रहा है, या बाकी जगहों पर हो रहा है कहाँ से हो रहा है? तो हमको मानना पड़ेगा कठुआ में भी जंगल थोड़े से पेचीदा हैं, कठुआ में भी। लेकिन कश्मीर का टेरेन हम माना जा सकता है, बहुत वाइड है, सारा रेंज है, लेकिन कठुआ का इतना नहीं है, एक आधा पोर्शन कहीं हो सकता है। लेकिन फिर भी अब ये भी क्लियर नहीं है कि क्या वो कठुआ से ही आए या अंदरूनी कुछ है, और ये भी शायद पूरी तरह अभी शायद ये क्लियर नहीं है कि या वो होम ग्रोन लोग है या बाहर से लोग हैं, और अगर आते हैं तो कैसे आते हैं, तो उन पॉकेट्स को कैसे टैकल करें? आई मीन इट नीड्स मल्टीप्रोलॉन्ग्ड एक्शन। ये आज तक यही मैं बता रहा कि 34 ईयर से हम इसको हैंडल कर रहे हैं, इसको कम बैक कर रहे हैं, और आज तक हम ये पॉकेट्स